बायनोमियल थ्योरम चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट टाइम डालते हैं बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम में आप देखिए, जैसे मान लेते हैं, हमने कहा x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन करना है। तो x प्लस ए का होल स्क्वायर, हमने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो आप सबने तुरंत बता दिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने कहा बेटा a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बताइए, तो आपने कहा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर हमने कहा a प्लस बी की पावर 4 को आप बताइए, थोड़ा सा आपको टफ लगा। a प्लस बी की पावर 6 को कहा, थोड़ा सा और टफ लगा। तो जब ये एक्सपेंशन लेंदी होते जाते हैं तो उसी के लिए हमें बायनोमियल थ्योरम का यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा x प्लस ए की पावर n, x प्लस ए की पावर n। अब देखो यहाँ पे टू टर्म्स आप यूज किए जा रहे हैं, x और a, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसके एक्सपेंशन को कहेंगे बायनोमियल एक्सपेंशन। अच्छा, यहीं पे मान लीजिए हमने ले लिया होता x प्लस वाई प्लस जेड होल पावर n, इसको आप ट्राइनोमियल पढ़ते हैं। अगर इनका एक्सपेंशन कर दिया जाए तो इनके जो वैल्यूज आएंगे तो इनको ट्राइनोमियल एक्सपेंशन आप कहते हैं। और मोर देन 3 ले लें, अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू होल पावर n या प्लस s कर दें, p की और भी टर्म्स ले लेते हैं, ये फिर आप कंसीडर करते हो मल्टीनोमियल। तो हम लोग बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल तीनों ही पढ़ेंगे। बाइनोमियल में देखिए यहाँ पर x प्लस ए की पावर n लिखा हुआ है। n पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है। तो जैसे बेटा आपने देखा यहाँ पे n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शनल नंबर कुछ भी हो सकता है। आपने देखा अगर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपके सिलेबस में है। n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर जो पोर्शन है ये आपके सिलेबस में है। n बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर, n बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर या n बिलोंग्स टू फ्रैक्शनल नंबर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके भी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में कहा जाता है बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स n बिलोंग्स टू ए पॉजिटिव इंटीजर होता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। n बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शनल नंबर जो टॉपिक होता है ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग इनके भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो, बाइनोमियल जब चैप्टर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है, फैक्टोरियल। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फैक्टोरियल को जानते हैं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आप नहीं जानते हो। तो देखो बेटा, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 को आप ऐसा भी लिखते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप इन दो टाइप से फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं भी फैक्टोरियल 5 लिखा हो तो इसको आप लिखते हैं 5 4 3 2 1। जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना उसमें 1 माइनस करते चलिए, आपको नेक्स्ट टर्म मिलता जाता है। मान लीजिए फैक्टोरियल n को डिफाइन करना था, n 1 माइनस कीजिए, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, और लास्ट में आपको कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है, 4 3 2 1। मान लेते हैं बेटा यही फैक्टोरियल में कुछ ऐसा लिखा होता आपका, फैक्टोरियल n को ही लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, n माइनस 1। आपको फैक्टोरियल n माइनस 2 की जरूरत है तो फैक्टोरियल n माइनस 2, ये आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे। फैक्टोरियल n था, n माइनस 1, फैक्टोरियल n माइनस 2 पे भी आप लिख सकते थे। फैक्टोरियल जो होता है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स का फाइंड आउट करते हैं, नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शनल नंबर का फैक्टोरियल हम लोग फाइंड आउट नहीं करते हैं। कभी भी फैक्टोरियल जब आप निकालते हो तो फैक्टोरियल जो है हमेशा हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स का ही फाइंड आउट करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। फैक्टोरियल जो है हम लोग हमेशा किसका फाइंड आउट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स का ही निकालते हैं। नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शनल नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है।
फैक्टोरियल 0 जो होता है इसकी वैल्यू 1 होती है। नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शनल नंबर का फैक्टोरियल हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2-3 टर्म्स और यूज होते हैं, जैसे आपने लिया एन, कुछ फॉर्मूले देख सकते हैं पहले, फिर हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। एनसीआर, एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। एनसीआर का फॉर्मूला आप देखेंगे फैक्टोरियल एन अपन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। बात होती है एनसीआर क्या होता है। कहीं पे अगर एन ऑब्जेक्ट्स दिए गए हों, एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना हो, तो जहां पर सिलेक्शन शब्द आता है वहां पे सी हम कम्बिनेशन लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आपको पढ़ाएंगे परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कहीं पे 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 20 स्टूडेंट्स में से अगर हमें 4 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो 20 स्टूडेंट में से 4 स्टूडेंट्स को जो सेलेक्ट करने का तरीका होता है 20C4 होता है। 20 स्टूडेंट्स में से 4 स्टूडेंट्स को अरेंज करने का तरीका होता है 20P4। तो जहाँ कहीं पे सिलेक्शन शब्द आता है वहाँ पे हम लोग सी लेते हैं। एनसीआर को आप लेंगे फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। अगर देखो यहीं पे एनपीआर होगा, एनपीआर को आप लेते हैं फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है। एनसीआर की जो वैल्यू होती है एन सी एन माइनस आर के इक्वल होती है। कहीं भी आप देखेंगे एन सी आर जो होता है उसकी वैल्यू एन सी एन माइनस आर के इक्वल होती है। एन सी एक्स एन सी वाई के इक्वल होता है। एन सी एक्स की जो वैल्यू होती है एन सी वाई के इक्वल अगर दी गई है तो दिस कैन बी रिप्रेजेंट एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन। ऊपर वाला ही फॉर्मूला है एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। वाई की जगह अभी आप एन माइनस आर ले लीजिए, सेम आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, एन सी आर है तो एन सी एन माइनस आर आप लिख सकते हैं। एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई गिवन है तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक्स प्लस वाई की वैल्यू एन के इक्वल होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसका अच्छा खासा हम लोग यूज करते हैं। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन जो होता है इसकी वैल्यू एन प्लस वन सी आर के इक्वल आती है। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन की जो वैल्यू होती है आप देखेंगे इसकी वैल्यू एन प्लस वन सी आर के इक्वल होती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं आपको सॉल्व करके। जैसे मान लो अभी हमने कहा 5C3 की वैल्यू निकालनी है। 5C3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो आपने फॉर्मूला लिया फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 NCR फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। सिंप्लीफाई करना था आपको 5 4 फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 3 कट गया, 2 2 जा 4। ये फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, 10 आ गया। कहीं भी आपको दिया गया, मान लो हमने कहा 7C3 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 7 माइनस 3 फैक्टोरियल 4। अब आपने देखा बेटा 7, अब एक एक कम करते चलेंगे 6 5, लास्ट में आप कहाँ पहुंच जाएंगे फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 को 3 2 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट, 6 से 6 कैंसिल आउट 35। ये तो हमने जो डिस्कस किया एकदम बेसिक डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। NCR NPR। देखो मैथ्स में हम लोग का बेसिक टारगेट, फर्स्ट टारगेट क्या होता है, कोई भी एग्जांपल आता है एट फर्स्ट हम क्वेश्चंस को डिफाइन करते हैं उसके बाद ही सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही आपने देखा NCR के पैटर्न पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तुरंत आप समझिए n की वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। NCR है, n की वैल्यू को पॉजिटिव होना चाहिए। r की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी लेकिन r ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। r की वैल्यू 0 हो भी सकती है, n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। NCR टाइप का पैटर्न लिखा हुआ है, n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, r की वैल्यू ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 होगी।
एनसीआर में एन की वैल्यू को आप देखेंगे हमेशा आर से ग्रेटर आएगा। एन की जो वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर आएगी। एन की वैल्यू कभी भी आर से छोटी नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट, एन एंड आर बिलोंग्स टू इंटीजर। एन और आर की जो वैल्यू है हमेशा इंटीजर ही होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि ऊपर हमने पहले लिख दिया एन ग्रेटर देन 0। तो कहीं पे एन सी आर टाइप का फंक्शन आ जाए तो उसको डिफाइन करने का कंसेप्ट होता है एन की वैल्यू को पॉजिटिव होना चाहिए, आर को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर, साथ में आप देखोगे एन और आर की वैल्यू को इंटीजर होना चाहिए। सेम पैटर्न पे आप देखेंगे एन पी आर टाइप का अगर आता है, एन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर, साथ में एन और आर की दोनों की ही वैल्यू को इंटीजर होना चाहिए। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए हमें ये करना ही होगा, उन्हीं वैल्यूज के लिए हम अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है बेटा, इस पे कहिए एक छोटा सा एग्जांपल आइए ले लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 16 माइनस एक्स सी 2x माइनस 1। हमने एग्जांपल लिया एफ एक्स इक्वल टू 16 माइनस एक्स सी 2x माइनस 1। अब बात होती है यार इसको हम डिफाइन कहाँ पे करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन दिया एफ एक्स इक्वल टू दिस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स where fx is defined। जैसी बात है कि x की उन वैल्यूज को आप बताइए जहां पे fx फंक्शन जो होगा आपका डिफाइंड होगा। तुरंत आपने देखा n की वैल्यू को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आपने देखा 16 माइनस एक्स, n को पॉजिटिव दिखाएंगे तो x लेस देन 16, r को पॉजिटिव होना चाहिए, x ग्रेटर देन r इक्वल टू हाफ। n की वैल्यू को r से ग्रेटर होना चाहिए, 16 माइनस एक्स ग्रेटर देन r इक्वल टू 2x माइनस 1, x लेस देन r इक्वल टू 17/3। अब आप उन वैल्यूज को देखिए जो तीनों में कॉमन हो। देखो एक ने कहा x की वैल्यू को हमेशा 1/2 से बड़ा लीजिए तो ले लिया, एक ने कहा 16 से छोटा लो, दूसरा कहा नहीं 17/3 से छोटा लीजिए, तो बेस्ट आंसर होना चाहिए 17/3 से छोटा। देखो 3 पॉइंट्स हमने दिखाया, n पॉजिटिव, r पॉजिटिव, n ग्रेटर देन r इक्वल टू r। लास्ट में हमको दिखाना चाहिए था n और r की वैल्यू को क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। आप बताइए 1/2 से 17/3 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे, 1 2 3 4 5, 17/3 5 पॉइंट समथिंग, इनके बीच में इंटीजर आएगा 1 2 3 4 5। इन 5 इंटीग्रल वैल्यूज को रखने के लिए आप कौन सा ब्रैकेट का यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट, 1 2 3 4 5। ये तो हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया भाई एनसीआर एनपीआर क्या होता है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, फैक्टोरियल क्या होता है, कहीं भी फंक्शन लिखा गया है एनसीआर एनपीआर टाइप का, वे डिफाइंड कैसे करते हैं, उन वैल्यूज के लिए ही फंक्शन हमारा डिफाइन होगा। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल में सबसे पहले हम देखते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन के पहले एक चीज और देखिए, रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग लिखते हैं डिफरेंट बुक्स में अलग अलग हो सकता है। जैसे मैक्सिमम बुक्स में आप देखेंगे एनसीआर हम लोग लिखते हैं, कुछ बुक्स में देखेंगे इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं एन आर, एक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप समझेंगे एन सी आर ही लिखा हुआ है। कुछ बुक्स में अगर इसी को आप देखोगे तो ऐसा भी लिख देते हैं सी आर। एन हम लोग अपने समझ लेते हैं कि वहाँ पे एन है। मान लीजिए क्वेश्चन में हर जगह 2n है पावर में, तो हम 2n समझ लेते हैं, 3n है 3n, इसको हम लोग गेस कर लेते हैं, यहाँ पे n लिखने की जरूरत नहीं होती है। कुछ बुक्स में आप देखेंगे इसी को ऐसा भी लिख देते हैं एन आर। ये आपका एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एनसीआर को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। एनसीआर एनसीआर सीआर या ब्रैकेट्स के अंदर भी हम एनआर लिख सकते हैं।
अब बाइनोमियल एक्सपेंशन में देखिए हमें मेनली 4 टाइप के सीरीज को आपको एक्सप्लेन करना है, सबसे ज्यादा इन्हीं का हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट एक्सपेंशन हम लोग लेते हैं x प्लस ए की पावर n। x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन लिया हम लोगों ने, एन सी जीरो एक्स की पावर n प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन इंटू ए प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर एंड सो ऑन एन सी एन ए की पावर n। नेक्स्ट लेते हैं हम x माइनस ए की पावर n। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, एन सी जीरो एक्स की पावर n माइनस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन इंटू ए प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस वन की पावर n एन सी एन ए की पावर n माइनस वन की पावर n एन सी एन ए की पावर n। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे वन प्लस एक्स की पावर n। वन प्लस एक्स की पावर n आप देखते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे एन सी जीरो, या ऐसे लिख लीजिए आप, वन प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन आप लिख सकते हो वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू एक्स क्यूब एंड दिस किया आपने ले लिया वन प्लस एक्स की पावर, सेम पैटर्न पे आपने लिया वन माइनस एक्स की पावर n। तो वन माइनस एक्स की पावर n आप देखेंगे वन माइनस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू एक्स क्यूब। ये पैटर्न आपका चलता जाएगा, हमने प्लस माइनस के साथ ले लिया। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चों को लगता है सर ऊपर आपने अगर ए की जगह वन रख दीजिए तो फर्स्ट सेकंड सीरीज थर्ड और फोर्थ में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपने दो बार क्यों लिखा? देखिए बेटा ऊपर की जो फर्स्ट और सेकंड सीरीज थी उसमें हमने लास्ट टर्म लिखा हुआ था, लेकिन थर्ड और फोर्थ सीरीज में अगर आप देखिए तो हमने यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं लिखा हुआ था। ऐसा क्यों? आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड सीरीज जो हम है उसका यूज उस समय करते हैं जब n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। अगर n पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है तो हम फर्स्ट और सेकंड सीरीज का यूज करते हैं। n बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शनल नंबर, तो हम लास्ट के दोनों सीरीज का यूज करते हैं। फर्स्ट और सेकंड सीरीज में अगर आप देखिए तो यहाँ पे इंड टर्म हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म होते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म। इसके एक्सपेंशन में आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म n प्लस वन आते हैं। लास्ट की दोनों सीरीज में अगर आप देखेंगे इसके एक्सपेंशन में हमने लास्ट टर्म नहीं लिखा हुआ, कंटिन्यू चलता जाएगा। इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं इनफाइनाइट, ये सीरीज आपकी कंटिन्यू मूव करती जाएगी। इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं? इनफाइनाइट। तो जब भी आप देखेंगे n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर है तो हम फर्स्ट और सेकंड सीरीज में से पॉजिटिव वाली रहेगी तो पॉजिटिव ले लेंगे, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो x माइनस ए की पावर n सीरीज का यूज करेंगे। और यहीं पे अगर आपने देखा n बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर या n बिलोंग्स टू फ्रैक्शनल नंबर है तो लास्ट के दोनों ही सीरीज का हम लोग यूज करते हैं। बाइनोमियल में सबसे ज्यादा यूज होता है इस फॉर्मूले का जो हम आपको बताने चल रहे हैं, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n। मतलब आप ये कह सकते हैं पूरा बाइनोमियल इसी एक फॉर्मूले पे डिपेंड होता है। तो हेडिंग डालेंगे जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n।
जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n। तो जनरल टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी आर प्लस वन। टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया गया है वहां पे जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला होता है टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। अब देखो उसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब मान लीजिए हमने समझाने के लिए एक एग्जांपल लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स की होल पावर 10। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं पहले ये समझेगा आप लोग। मान लीजिए हमने कहा फाइंड आउट द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन में आप फिफ्थ टर्म को फाइंड आउट कीजिए। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। फाइंड आउट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। फाइंड आउट द रेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। फाइंड आउट द इररेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। या हमने कहा फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। किसी भी टर्म का कोफिशिएंट, किसी टर्म को ग्रेटेस्ट टर्म, मिडिल टर्म, जनरल टर्म, रेशनल टर्म, इररेशनल टर्म, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखें तो आप समझ जाइए कि हमें यहाँ पे जनरल टर्म को अप्लाई करने वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। और जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। जैसे ही आपने कहा टी आर प्लस वन, तुरंत आप समझ जाओ टी आर प्लस वन का फॉर्मूला क्या होगा, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। इस एक एग्जाम्पल से हम आपको फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाने चल रहे हैं। देखो मान लो हमने कहा फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करो। फाइंड आउट द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स T5 आपको निकालना है। अब अपने फॉर्मूले से मैच कराने के लिए T5 को आप क्या लिख सकते हैं, T4 प्लस वन। T5 फाइंड आउट करना है, आपने क्या लिखा, T4 प्लस वन। n की वैल्यू कितनी है 10, r की वैल्यू कितनी है 4। अब आप क्या लिखेंगे, NCR 10C4। अच्छा देखिए हमने फॉर्मूले में ऊपर देखिए x प्लस ए की पावर n है, तो बाइनोमियल में कोई भी एक्सपेंशन दिया गया हो, फर्स्ट पार्ट को आप x, सेकेंड पार्ट को आप a लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर को आप हमेशा x से जूम करेंगे, वन अपान एक्स को आप a लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपने x प्लस ए की पावर n से कंपेयर किया, तो टी आर प्लस वन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर। 10 माइनस 4 करेंगे आप, 6 a के प्लेस पे माइनस 1/6 की पावर r, आपने 4 लिख दिया। क्या देखा आपने, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आ जाएगा। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कोफिशिएंट निकालने के लिए। जब भी आपसे कहें फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इस टाइप से आपसे पूछा जाता है। मान लो आपसे कहा गया फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड आउट कीजिए। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इसके आर प्लस वनथ टर्म में एक्स स्क्वायर आता होगा। तो आर प्लस वनथ टर्म में एक्स स्क्वायर आता होगा, तो आर प्लस वनथ टर्म आप क्या लिख रहे हैं, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। तो आपने फॉर्मूला लिखा होगा एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। अब देखो ध्यान से इसको, माइनस वन की पावर r हम बाहर निकालते हैं, 10 CR एक्स की पावर 20 माइनस 3r। आपने देखो 20 माइनस 2r, एक्स की पावर माइनस r ऊपर गई, 20 माइनस 3r आ गया। हमें किसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना था। यानी क्वेश्चन से आपको लग रहा होगा 20 माइनस 3r जो दिया गया है उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 माइनस 3r को 2 के इक्वल दिखा दिया। 18 इक्वल टू 3r, r की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। जैसे ही r की वैल्यू 6 रखा, 10C6 आ गया। तो आपने यहां से देखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10C6।
आपसे कहा गया फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप सबने तुरंत बताया कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना होगा, 10c6 होगा। लेकिन यहीं पे अगर हमने अभी आपसे ऐसा पूछ लिया होता कि फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इसी एक्सपेंशन में, फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं, दैट मीन्स जनरल टर्म आर प्लस वन टर्म में आएगा। आर प्लस वन टर्म देखिए आपका ये लिखा हुआ है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं तो 20 माइनस 3 आर की वैल्यू को आप किसके इक्वल दिखा देंगे, 3 के इक्वल दिखा देंगे। 17 इक्वल टू 3 आर, आर इक्वल टू 17/3। अब आप बताइए क्या आर की वैल्यू कभी फ्रैक्शनल में आ सकती है? आर तो एक इंटीजर फॉर्म, हमने पहले ही बता दिया था कि एन और आर बिलोंग्स टू इंटीजर। आर की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती है। इसका मतलब है इसके एक्सपेंशन में एक्स क्यूब नहीं आएगा। अब इसके एक्सपेंशन में अगर एक्स क्यूब आएगा ही नहीं तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना होगा, 0। तो आप कह देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू 0। भाई सीधी सी बात है, जो टर्म हमारा मिलेगा ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आप बता देंगे 0 बता देंगे। जो टर्म इसके एक्सपेंशन में आएगा ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जैसे मान लो कहीं पे बेटा लिखा हो एन आर, कुछ बच्चे थे एक बार उनको डाउट हो गया। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दिया एन लेस देन आर, अब आप तुरंत समझ गए भाई ये टर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हमने देखो पहले डिफिनेशन बताई एन सी आर में एन की वैल्यू को आर से बड़ा होना चाहिए, और कहीं भी अगर एन आर से छोटा दे दे दैट मीन्स ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब डिपेंड करता अगर ऑप्शन में 0 भी दे दिया मतलब इसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। 0 अनडिफाइंड, किसी का कोफिशिएंट ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ये अनडिफाइंड है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। यानी कि जो चीज मिलेगा ही नहीं, जो चीज पॉसिबल ही नहीं होगा, अनडिफाइंड या किसी का कोफिशिएंट नहीं होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे यहाँ पे आपने कहा भाई एक्स क्यूब का टर्म तो मिलेगा ही नहीं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, 0। ये हमने एक आपको जनरल टर्म का इंट्रोडक्शन दिया कि भाई जनरल टर्म का फॉर्मूला ये होता है। अब इन्हीं फॉर्मूलों पे हम लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। आइए एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। In the expansion of 3 plus kx की power 9, coefficient of x square and x cube are equal, then find out the value of k. Then find out the value of k. इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए, इसको हमें नहीं बताना है, आप लोग सॉल्व कीजिए फिर आंसर बताइए आप लोग। तो यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे गिवन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब आर इक्वल, आर प्लस वन टर्म अभी आप लिखते हैं यहाँ पे एन सी आर 9 सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर 9 माइनस आर ए की पावर आर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते, आर की वैल्यू आप कितना ले लेते, 2 9 सी 2 3 की पावर 7 के स्क्वायर इक्वल टू, क्यूब के लिए 3 ले लेते आप 9 सी 3 की पावर 6 के क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करना था, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7, 3 की पावर 6 से कैंसिल हो गया 3, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 के स्क्वायर से कैंसिल कर दिए, के आ गया।
फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 भी आपने कैंसिल कर दिया होगा, इसको ऊपर ले जाइए। फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 7 को 7 इंटू फैक्टोरियल 6 इक्वल टू आपने के लिखा। अब देखो आपने फैक्टोरियल 6 2 से 2 कट भी गया, तो के की वैल्यू आपकी आ गई 9/7। सारे बच्चों ने यही आंसर दिया था, तो आप सबका सही था। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। Find out the total number of irrational term in the expansion of 2 की पावर 1/6 प्लस 3 की पावर 1/8 की होल पावर 100। Find out the total number of irrational term in the expansion of this. Find out the total number of irrational term in the expansion of this, ये आपको बताना होगा। इसके एक्सपेंशन में टोटल कितने इरेशनल टर्म आएंगे, ये आप सब लोग सॉल्व करके बताइए। देख लेते हैं। अब कहा गया फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो आप एज्यूम कर लो इसका r प्लस 1th टर्म जो होगा रेशनल टर्म होगा। लेट टी आर प्लस 1th टर्म इज रेशनल टर्म। ये आपने एज्यूम कर लिया कि इसका r प्लस 1th टर्म रेशनल टर्म होगा, तो टी आर प्लस 1th टर्म हम लोग लिखेंगे एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर आर। आपने देखा r/8 को इंटीजर होना चाहिए। रेशनल होने के लिए r/8 100 माइनस r/6 को इंटीजर होना चाहिए। r/8 को इंटीजर दिखाया, r की वैल्यू आ गई 0, 8 का मल्टीपल आ जाएगा 96 आ जाएगा। अब हम देखेंगे r की किन किन वैल्यू के लिए 100 माइनस r/6 को भी इंटीजर होना चाहिए। r को 0 रखेंगे 100/6 इंटीजर नहीं आएगा, 8 रखेंगे नहीं आएगा, लेकिन 16 लेंगे तो इंटीजर आ जाएगा। 40 पे इंटीजर आ जाएगा, तो आप देख रहे हैं 64 पे मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखिए 88 पे मिल जाएगा। इस सीरीज के एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म, तो आपने कहा 1 2 3 4, तो आपने कहा टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म कितने आएंगे 4। अच्छा, इस सीरीज को अगर हम एक्सपेंड कर देते, इस सीरीज के एक्सपेंशन में टोटल कितने टर्म आते, 101 टर्म आते, तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म कितने हो जाते, इरेशनल टर्म निकालते, टोटल नंबर ऑफ टर्म एक्सपेंशन में आता 101 माइनस 4 इक्वल टू 97। कि आपका आंसर जो 97 आया था ये सही। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आपको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन करके फिर नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को आप देखिए। फाइंड आउट द
कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 99 in the expansion of, find out the coefficient of x की power 99 in the expansion of this. Find out the coefficient of x की पावर 99 in the expansion of this. ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसके एक्सपेंशन में आपको x की पावर 99 का कोफिशिएंट बताना होगा. Find out the coefficient of x की पावर 99 in the expansion of this. सुजल को आंसर याद था, बिना सॉल्व किए हुए उसने आंसर बोल दिया. ठीक है, इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है, सबको याद भी रहा होगा. अब देखो बेटा, इसको हम जिन बच्चों को नहीं आइडिया लगा देख लें. टोटल टर्म कितने थे? 100 टर्म में से अगर इनको हम अलग कर दें तो इन सभी x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की मैक्सिमम पावर 99 आएगी, और x की पावर 99 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1. नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? x की पावर -2 को नहीं लेंगे, सभी x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 99 सबसे बड़ी पावर आएगी, उसका कोफिशिएंट -2 होगा, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 फिर -3, लास्ट में आपको -100 तक मिल जाएगा. आप माइनस कॉमन लोगे, 1 + 2 + 3 100 तक मिल जाएगा, और इसको आप लिखेंगे सिग्मा n + 1/2 100 × 101/2. सॉल्व करके आपने देखा तो आपका आंसर आ जाएगा -50 आ जाएगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. उसके पहले एक पॉइंट आप सीखो. आबा का आंसर सही है, नोट करके पॉइंट लिखिएगा. कई बार ऐसा क्या होता है, आपसे पूछ लेते हैं एंड से pth टर्म फाइंड आउट कीजिए. pth टर्म फ्रॉम द एंड, pth टर्म फ्रॉम द एंड. एंड से जब आप pth टर्म निकालते हैं तो स्टार्टिंग से जो है n - p + 2th टर्म के इक्वल होता है. तो आप लिख सकते हैं pth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू n - p + 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. pth term from the end equal to n - p + 2th term from the beginning. ठीक है, इस पे भी एक क्वेश्चन करते हैं. Find out the fifth term from the end in the expansion of x square - 1/x की पावर 10. एंड से फिफ्थ टर्म कितना आएगा ये निकाल करके आप लोग को बताना होगा. आइए देखिए, इसको हम देखते हैं. कई बच्चों ने आंसर दिया है. फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू, स्टार्टिंग से किस नंबर पे आ जाएगा? 10 - 5 + 2. 10 - 5 + 2 करेंगे, सेवेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. टेन - 5 + 2 किया, सेवेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो T7 आपको निकालना था. T6 + 1. TR + 1 का फॉर्मूला लिखेंगे आप NCR 10C6.
एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r माइनस 1/x की पावर 6। तो आप क्या देख रहे हैं, 10c6x स्क्वायर। 10c6 की वैल्यू भी आप निकालना चाहें तो फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 इंटू एक्स स्क्वायर। 10 को आप क्या लिखेंगे, 10 9 8 7 6 डिवाइडेड बाई 4 3 2 1 एक्स स्क्वायर। फैक्टोरियल 6 आपका कैंसिल, 4 2 जा 8 भी कैंसिल, 3 3 जा 9 भी कैंसिल, 210 एक्स स्क्वायर। ये आज हमने जो है आपको बेसिक जनरल टर्म का फॉर्मूला सिखाया, बेसिक बाइनोमियल कंसेप्ट दिया। इन पे जो है आप लोगों को अपनी फर्स्ट डीपीपी कंप्लीट कर लेनी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे करेंगे, फिर नेक्स्ट डीपीपी देंगे। अब इस तरह से हम वीकली आपको 2-3 डीपीपी देंगे। जिस दिन मान लीजिए हमने आपको डीपीपी नहीं दिया, उस दिन आप मॉड्यूल से 20 क्वेश्चन ढूंढ लीजिए। आपके पास डीपीपी मिलती रहेगी, डीपीपी लगाइए। जिस दिन हमने डीपीपी आपको नहीं दिया, उस दिन आप मॉड्यूल के 20-30 क्वेश्चन लगाते चलिए, और जो नहीं आते हैं क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आप हमको भेज देंगे। तो जिस दिन हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास लेंगे, उनमें आपकी बाइनोमियल से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है बेटा, आज आप इतना कर लीजिए। अब मैं आपके वीडियो ऑडियो को ऑन करता हूँ, फिर हम आपसे बात करते हैं।